जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती। आपसे पूछा है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता जो है नहीं बदलती, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। बेग जो है बदलता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो यह भी बदलता है, क्योंकि बेग के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। और दिशा की बात करें तो यह भी बदलती है अपवर्तन के कारण, परंतु आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती या सूत्रों पर निर्भर करती है और सभी माध्यमों में समान रहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रश्न में हमने सीखा? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सभी गुणधर्म यानी कि वेग, तरंग दैर्घ्य और दिशा बदल सकते हैं या बदल जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य की आंखों में वस्तु की छवि किस भाग पर बनती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंखों में वस्तु की छवि जो है किस भाग पर बनती है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना आंख का वह भीतरी परत है जहां वस्तु की स्पष्ट और उल्टी छवि बनती है। यह छवि फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं, ये कौन कौन से, तो रोड और कोन सेल्स द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को भेजी जाती है, जहां मस्तिष्क इसे सीधी छवि में परिवर्तित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन इस प्रश्न का, प्रोलैक्टिन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन से संबंधित हार्मोन्स है। प्रोलैक्टिन जो है एक पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, या स्तनधारी यानी कि महिलाओं में गर्भावस्था और प्रसव के बाद दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। आपसे पूछा है कि कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अर्धपारगम में होते हैं। यह जल, आयन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह झिल्ली ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका के अंदर और बाहर जल संतुलन बनाए रखती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। आपसे पूछा है कि वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता पर रखी जाती तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्थान कैसा होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है और आकार जो होता है वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ओवन में भोजन गर्म करने के लिए कौन सी तरंगे उपयोग होती है। आपसे पूछा है कि ओवन में भोजन गर्म करने के लिए कौन सी तरंगे उपयोग होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म तरंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव यानी कि ओवन में भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये तरंगे भोजन के अंदर मौजूद जल अणुओं को कंपित करती हैं और यह कंपन घर्षण उत्पन्न करता है, जिससे गर्मी पैदा होती है और भोजन पकता या गर्म होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने में होता है। आपसे पूछा है कि किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने में होता है, यह
आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नियंत्रण छड़ें परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करती है। कैडमियम न्यूट्रॉन को सोखने की उत्कृष्ट क्षमता रखता है, जिससे नाभिकीय अपक्रिया की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। कभी कभी बोरान का भी इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपसे पूछा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसे हम ऑक्टेट नियम से भी जानते हैं, जिसके अनुसार परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या बनाए रखने की कोशिश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन अणु है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है या शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक भाग होता है जिसमें आयरन का एक परमाणु मौजूद होता है। यही आयरन ऑक्सीजन के साथ अस्थायी रूप से जुड़ता है, जिससे ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोजली ने 1913 में यह सिद्ध किया कि तत्वों का सही क्रम उनके परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु संख्या के अनुसार होता है। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया है। परमाणु संख्या बराबर किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लौह तत्व शरीर में किसके रूप में संचित होता है। आपसे पूछा है कि लौह तत्व जो है शरीर में किसके रूप में संचित होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरेटिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फेरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में अतिरिक्त आयरन को संग्रहित करने का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा और अंतःगर्भाशयी मार्ग में पाया जाता है। या शरीर को आयरन की आवश्यकता होती है तब फेरेटिन से आयरन मुक्त होकर उपयोग में लाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका उपयोग बेकिंग यानी कि केक, ब्रेड आदि में के अलावा एसिडिटी में, राहत पानी की दवा, क्लीनिंग एजेंट आदि में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा क्यों कहते हैं। आपसे पूछा है कि एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या ऊर्जा को कोशिका में स्थानांतरित करता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह वह मूलभूत अणु है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। एटीपी की भूमिका क्या है, तो एटीपी जो है ऊर्जा संग्रहित करता है ब्लड बॉन्ड में, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा मुक्त करता है, या ऊर्जा फिर प्रयोग होती है पेशियों की हरकत में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका संदेश में और सक्रिय परिवहन आदि में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी किरणें डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। आपसे पूछा है कि कौन सी किरणें डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी किरणों में इतनी ऊर्जा होती है कि ये डीएनए के अणुओं को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। यूवी किरणें डीएनए के आधार को आपस में गलत
तरीके से जोड़कर म्यूटेशन का कारण बनती हैं, या नुकसान त्वचा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत तापीय यंत्रों में कौन सी मिश्र धातु प्रयुक्त होती है। आपसे पूछा है कि विद्युत तापीय यंत्रों में कौन सी मिश्र धातु प्रयुक्त होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निक्रोम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत तापीय यंत्रों जैसे हीटर, टोस्टर, गीजर, आयरन आदि में निक्रोम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक तापमान पर गर्म होकर भी नहीं गलता। इसमें ऊर्जा प्रतिरोध होता है, या ऑक्सीकरण और जंग के प्रति प्रतिरोधी होता है। निक्रोम एक मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय है, जो मुख्यतः निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जल में वस्तु का भार क्यों कम प्रतीत होता है। आपसे पूछा है कि जल में वस्तु का भार क्यों कम प्रतीत होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग कल भी किए हैं, तो आप लोग का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपतन बल कार्य करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु जल में डाली जाती है तो उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल और ऊपर की ओर अपतन बल कार्य करता है। अपतन बल जल द्वारा उस वस्तु को ऊपर उठाने का बल है। यही कारण है कि जल में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है, क्योंकि उसका कुछ भार जल द्वारा सहारा ले लिया जाता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है। आपसे पूछा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा जो है किससे होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपाल या खोपड़ी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की सुरक्षा करती है, मस्तिष्क की सुरक्षा करती है कपाल या खोपड़ी, जो एक मजबूत अस्थि संरचना होती है, या मस्तिष्क को बाहरी आघात, चोट या झटकों से बचाती है। इसके अलावा मस्तिष्क के चारों ओर 3 परतों वाली झिल्ली और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य यानी कि CSF भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यह किसने सिद्ध किया कि जीव माता पिता से उत्पन्न होते हैं। या आपसे पूछा है कि यह किसने सिद्ध किया कि जीव जो है माता पिता से उत्पन्न होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई पास्चर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर ने यह सिद्ध किया कि नए जीव केवल पूर्ववर्ती जीवों से ही उत्पन्न होते हैं, ना कि अपने आप या स्वतः। बाकी ऑप्शन में दिया मेंडल, तो मेंडल जो है आनुवांशिकी के जनक हैं। लुई पास्चर की बात करें तो जीव केवल जीव से उत्पन्न होते हैं, यह सिद्ध किया। हर्शे की बात करें तो DNA के आनुवांशिक पदार्थ होने का परिणाम दिया। और डार्विन की बात करें तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेडॉक्स अपक्रिया में होता है। पूछा है आपसे कि रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, केवल ऑक्सीकरण, केवल अपचयन, दोनों, या तटस्थीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। रेडॉक्स अपक्रिया में केवल ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अपक्रिया का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, रेड और ऑक्स। रेड मतलब रिड्यूशन यानी कि अपचयन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। इस प्रकार रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन का हॉर्स और दूसरा अपचयन यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से गुजरता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। आपसे पूछा है कि वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइपेज, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी लाइपेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा के अणुओं को तोड़कर फैटी एसिड और गिल्सराल में बदलता है। यह एंजाइम मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है और छोटी आंत में क्रियाशील होता है। लाइपेज का कार्य बाइल द्वारा इमल्सिफाई की गई वसा पर होता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा गया है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी हिस्ट्री ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।